चलिए दोस्तों बात करते हैं एम्स नेट से 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन था, व्हेन टीचिंग ए मदर ऑफ ए 4 month old with a diarrhea about importance of preventing dehydration, the nurse would inform the mother about importance of feeding her child. ऑप्शन ए, मतलब जब प्रिवेंट करने के लिए डिहाइड्रेशन को मदर को हम बता रहे हैं, जिसका मतलब एक 4 मंथ का ओल्ड बच्चा है, तो क्या डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए तो क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है फीडिंग का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, तो ऑप्शन ए है फ्रूट जूसेस, बी डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सी सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला, डी रेगुलर फॉर्मूलाज मिक्स्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, सोया बेस्ड और लैक्टोज फ्री फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एन 8 year child comes to the physician's office complaining of the swelling and pain in the knees. His mother says the swelling occurred for the no reason. It keeps getting worse. The initial diagnosis is Lyme disease. When talking to the mother and the child, questions related to which of the following would be important to include in the initial history. तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली पूछा लाइम डिजीज के रिगार्डिंग, और हमें क्या हिस्ट्री पूछना चाहिए अगर बच्चा कोई लाइम डिजीज से डायग्नोसिस होता है। तो बेसिकली ये जिस्ट है क्वेश्चन का। ऑप्शन है डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड फ्लैंक पेन, ऑप्शन बी a fever over 103 degree Fahrenheit occurring over the last 23 weeks, option C rashes covering the palms of the hands and the soles of the feet, D the headache, malaise and the sore throat। यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए। रैशेस इज द मोस्ट कॉमन फीचर इन द लाइम डिसीज। यहाँ पे देख सकते हैं लाइम जो टिक बाइट करने से होता है, बेसिकली यहाँ पे हमें रैशेस देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम द सीडीसी गाइडलाइन, जहाँ पर लाइम डिजीज के वजह से स्किन के ऊपर रैशेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इंस्पेक्टिंग ए कार्डियोवास्कुलर क्लाइंट द नर्स नोट्स दैट ही नीड्स टू सिट अपराइट टू ब्रीथ, द बिहेवियर इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ डैश। ऑप्शन ए पेरिकार्डाइटिस, बी एंजाइटी, सी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डी एंजाइना। तो आंसर इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट कम्स टू द ऑफिस for her first prenatal examination at 10 weeks. She has been pregnant twice before. The first delivery produced a viable baby girl at 39 weeks 3 years ago. The second pregnancy produced a viable baby boy at 36 weeks 2 years ago. Both children are living and well. Using the GTPL system to record her obstetrical history, nurse would record dash. Z means यहाँ पे ग्रेविड आता है, कितने बार वो प्रेग्नेंट हुई है। टी मतलब आता है टर्म बेबी कितने हैं। पी मतलब आता है प्री टर्म बेबी, प्री टर्म। एंड ए मतलब आता है अबॉर्शन, एंड एल मतलब आता है लिविंग चिल्ड्रन कितना है। तो यहाँ पे एक तो वो पहले प्रेग्नेंट ही, मतलब अभी तो प्रेग्नेंट है, एंड साथ में 2 डिलीवरी उसका हुआ है। शी हैज बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर, इसका मतलब है ये 3rd प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी दोनों को हटा देते हैं, क्योंकि G2 मतलब ये 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, ये तो है नहीं, 3 बार प्रेग्नेंट हुई है। तो यहाँ पे G3 ऑप्शन ए एंड सी दोनों करेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो क्लू दिया है, तो मतलब ए एंड सी में से चूज करने के लिए वो क्या होना चाहिए, द फर्स्ट डिलीवरी प्रोड्यूस्ड ए वायबल बेबी, मतलब जो कि 39 वीक्स में मतलब डिलीवरी हुआ था, एंड दूसरा जो बच्चा है वो 36 वीक में डिलीवरी हुआ था। तो एक है टर्म बच्चा और दूसरा है 36 वीक मतलब प्री टर्म बच्चा है। यहाँ पे जो T2 लिखा है ऑप्शन ए में, तो वो T2 गलत बात है, क्योंकि टर्म दोनों तो बच्चे है नहीं, एक है 39 वीक का और दूसरा है 36 वीक का बच्चा। 37 वीक से अगर कम है तो प्री टर्म हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एक है टर्म बच्चा T1 एंड दूसरा है प्री टर्म वाला बच्चा जो कि P1 यहाँ पे लिखा है, और दोनों लाइव है, अलाइव है, तो मतलब ये L2 यहाँ पे लिखा जाता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। Next is, when evaluating a client with the symptoms of shock, it is important for the nurse to differentiate between neurogenic and hypovolemic shock. The symptoms of neurogenic shock differ from the hypovolemic shock in that, option A, in neurogenic shock the skin is warm and dry, B, in hypovolemic shock there is bradycardia, C, in hypovolemic shock the CRT capillary refill time is less than 2 seconds, D, in neurogenic shock there is delayed in the capillary refill। यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो है न्यूरोजेनिक शॉक में जो स्किन है वो वार्म एंड ड्राई, एंड बट इन हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, स्किन मतलब मॉइस्ट होता है, साथ में कूल होता है।
तो यहाँ पे ये बात करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, वेयर द न्यूरोजेनिक शॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ C4 इंजुरी, ठीक है ना, सर्वाइकल, फोर्थ सर्वाइकल इंजुरी है, has been stabilized and is ready for the discharge because this client is at risk for autonomic dysreflexia। तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के रिगार्डिंग पूछा, जो कि बेसिकली T6 के ऊपर अगर इंजुरी होता है तो होता है। स्पाइनल शॉक के बाद जब पेशेंट रिकवरी करता है, T6 के ऊपर इंजुरी हुआ था, तब ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है। He and his family should be instructed to assess for and report dash। क्या असेस करना चाहिए फैमिली को, हमें क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि क्या असेस करना जरूरी है। ऑप्शन ए डिजिनेशन टैकिपनिया, बी सर्कुमरल पालर एंड देन लाइट हेडेडनेस, सी हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग, डी पेलर एंड देन इचिंग ऑफ द फेस एंड नेक। द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है रिलेटेड टू ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, दैट इज ऑप्शन सी हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीआई इंक्लूड व्हाट। एसडीआई जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के ऊपर। इसका बहुत मतलब फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को लेके एसडीआई कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। इसलिए एसडीआई का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो ऑप्शन ए है। अगर एसडीआई का फुल फॉर्म देखें तो एसडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ C4 इंजुरी, ये तो ऑलरेडी हम लोग बात किए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इनिशियल स्टेप फॉर द कार्डियक अरेस्ट ऑफ द पेशेंट। फर्स्ट इनिशियल स्टेप, अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट होता है कोई पेशेंट का, तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए, आंसर ये है चेक रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्रोपिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द कंडीशन, आंसर ऑप्शन में से था एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लिवर बायोप्सी द बेस्ट पोजीशन फॉर द क्लाइंट इज, जो साइड में हमारा लिवर है अगर बायोप्सी किया गया है वही साइड में हमें क्या करना होता है, मतलब सोना होता है वो साइड को नीचे रख के। इसका मतलब है लिवर हमारा राइट साइड को होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, क्या, राइट लेटरल साइड को। व्हाट इज द इंक्रीज हाइट velocity in child age between 2 to 10 years age, तो आंसर होता है 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। अगर कोई बच्चा है जिसका 2 से 10 साल के बीच में है, तो उसका जो हाइट का वेलोसिटी है साल में कितना बढ़ता है, वो है 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के रिगार्डिंग क्या सही स्टेटमेंट था, ऑप्शन में से ये था प्रीकॉशियस प्यूबर्टी व्हेन प्यूबर्टी अटेन्स बिफोर 10 इयर्स ऑफ एज। अगर 10 इयर्स से पहले अगर कोई प्यूबर्टी अचीव होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। The patient is using antipsychotic haloperidol and he has a strong urge to move and does not sit quietly in a condition. In this condition is known as dash. The answer is akathisia. Normal blood pressure of the adult, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था इस बार, and the answer is 120/80 mmHg. Which route is used in the children for injection? यहाँ पे रूट के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो रूट क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन है वास्टस लैटरलिस मसल, IM सबक्यूटेनियस एंड ID। बिकॉज यहाँ पे रूट पूछा तो इंट्रामस्कुलर होना चाहिए। अगर साइड पूछता कौन सा साइड में हमें बेसिकली देना होता है, वो है वास्टस लैटरलिस या मिड थाई बोल सकते हैं, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई वो बोल सकते हैं, दैट इज द साइट, और वास्टस लैटरलिस मसल बोल सकते हैं। रूट यहाँ पे IM होगा। गिवन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्जरी, ये वाला इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली कौन सा सर्जरी में यूज किया जाता है, ऑप्शन है थायराइड, एब्डोमिनल, पेल्विक एंड नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन है थायराइड। इसको हम बोल सकते हैं थायराइड रिट्रैक्टर या फिर जॉल्स रिट्रैक्टर बोल सकते हैं, जॉल्स रिट्रैक्टर बोल सकते हैं, जो कि थायराइड सर्जरी में यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, ये इमेज से आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सा टाइप का मास्क है, नॉन रीब्रीदर मास्क, रीब्रीदर मास्क, नाजल कैनुला, ऑक्सीजन मास्क। ये तो बिल्कुल है नहीं, एंड रीब्रीदर मास्क तो है नहीं, ये वाला हो गया हमारा नॉन रीब्रीदर मास्क। हनी क्रॉस लेजन सीन इन विच डिसीज, जैसे यहाँ पर मुंह में हम देख पाते हैं कि बच्चे का जो मुंह में हनी जैसा दिखने वाला जो लेजन है, ये कौन सा केस में आता है, तो आंसर है इम्पेटिगो। बिलिरुबिन लेवल ऑन थर्ड लेवल, मतलब यहाँ पे जो डर्मल जोन होता है वो 5 डिफरेंट जोन में एज पर द क्रेमर्स रूल वो डिवाइड किया गया है। तो क्रेमर्स रूल के हिसाब से
जो फेस है वो है फर्स्ट डर्मल जोन, चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन को हम बोलते हैं सेकंड, एंड द लोअर एब्डोमेन एंड थाई को बोलते हैं थर्ड जोन। बेसिकली बिलिरुबिन लेवल ऑन थर्ड जोन, अगर थर्ड जोन में है तो कितना होना चाहिए। एंड आर्म्स और लोअर लेग में अगर मतलब येलो कलर दिख रहा तो फिर ये हो गया हमारा फोर्थ डर्मल जोन, एंड फिफ्थ डर्मल जोन है हमारा पाम्स एंड सोल्स। दिस इज एज पर द क्रेमर्स रूल। अगर ये थर्ड जोन पे येलोइस डिस्कलरेशन, येलोइस डिस्कलरेशन बेसिकली सेफालोकॉर्डल डायरेक्शन में मूव होता है बेसिकली फेस, उसके बाद फिर हमारा ट्रंक अफेक्टेड होता है, जैसे कि चेस्ट, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, देन आर्म्स एंड लेग्स, पाम एंड सोल सबसे एंड में आता है। तो पहले अगर बात करें फेस, ये आता है फर्स्ट डर्मल जोन, सेकंड डर्मल जोन चेस्ट, अपर एब्डोमेन। तो फेस में अगर होगा तो फोटो हम एंटिसिपेट करेंगे, अगर फेस सिर्फ येलोइसनेस दिख रहा है, येलोइस डिस्कलरेशन दिख रहा है, तो बिलिरुबिन लेवल हम ऐसे रफली आइडिया लगा सकते हैं कि 4 to 6 mg पर डेसीलीटर बच्चे का होगा। अगर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन भी येलोइस दिख रहा है तो फिर 8 to 10 mg पर डेसीलीटर होगा, ये हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर डर्मल जोन 3 अफेक्टेड हुआ है जहां पर लोअर एब्डोमेन एंड थाई है, तो ये हम एंटिसिपेट करेंगे कि जो बिलिरुबिन लेवल है वो बेसिकली 12 to 14 के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए बेस्ड ऑन द थर्ड लेवल, तो फिर ये ऑप्शन सी हो जाना चाहिए 10 to 12 mg पर डेसीलीटर। अगर आर्म और लोअर लेग अफेक्टेड होता तो फिर यहाँ पे मतलब एलोइस दिखता तो 15 to 18 mg पर डेसीलीटर हम मान के चलते कि इतना बिलिरुबिन का लेवल होगा। पाम एंड सोल्स अगर एलोइस दिखता तो 15 to 20 mg पर डेसीलीटर। दिस इज रिगार्डिंग द क्रेमर्स रूल। ब्लू प्लैनेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू प्लैनेट इज नोन एज डैश। द आंसर इज अर्थ, वेनस, आई मीन ऑप्शन ए अर्थ, बी वेनस, सी सटर्न एंड डी नेपच्यून। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेपच्यून। Which of the following finding in the newborn requires immediate nursing intervention? Option A hemoglobin, B blood glucose level 30 mg per deciliter, C platelet 2.5 lakhs per millimeter cube, and D WBC 18,000 पर मिलीमीटर। यहाँ पे हेमोग्लोबिन का कुछ वैल्यू होना चाहिए, मुझे नहीं पता कितना था, पर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए वो ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पे प्लेटलेट तो नहीं, ऑप्शन बी ब्लड ग्लूकोज लेवल 30 mg पर डेसीलीटर अगर है तो फिर ये इमीडिएट इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन चाहिए, बिकॉज लेस देन 40 mg पर डेसीलीटर इज हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब बच्चों में हो जाता है। तो इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल 30 mg पर डेसीलीटर इज क्वाइट मतलब इमरजेंसी कंडीशन जहां पर इमीडिएटली नर्सिंग इंटरवेंशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ड्रग इज यूज फॉर द लंग इमैच्योरिटी। लंग इमैच्योरिटी अगर है तो बेसिकली हम दो ड्रग यूज करते हैं, एक है बेटामेथासोन एंड दूसरा आता है डेक्सामेथासोन। लेकिन इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो है बेसिकली हमारा मतलब बेटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन दोनों को बेसिकली हम फॉलो करते हैं। एंड वर्ल्ड में बेटामेथासोन को एंड इंडिया में डेक्सामेथासोन को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे बेटामेथासोन डेक्सामेथासोन तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेटामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉइड है, बेसिकली लंग मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आइडेंटिफाई द ईसीजी पैटर्न। यहाँ पे ईसीजी पैटर्न से पता लग रहा है कि यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है पी वेव का। तो यहाँ पे पी वेव abnormal है, मतलब डेफिनेटली ये आर्टेरियल का प्रॉब्लम है, और ये सॉ टूथ जैसा दिख रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग ये फ्लटर होगा, ठीक है ना, आर्टेरियल फ्लटर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर्टेरियल फ्लटर। आर्टेरियल फ्लटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ईसीजी पैटर्न। एपिकल पल्स लोकेशन कहां पर होता है, तो आंसर इज ऑप्शन सी मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ टू सिक्स्थ रीव, या फिर बोल सकते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, आईसीएस मिड क्लेविकुलर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज लो रिस्क ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, या एसआईडीएस जिसको हम बोलते हैं, एसआईडीएस या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ऑप्शन ए चाइल्ड लाइंग सुपाइन, बी हैज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस चाइल्ड एसआईडीएस, सी चाइल्ड लाइंग इन प्रोन पोजीशन, डी चाइल्ड स्लीपिंग साइडलाइन पोजीशन। द आंसर इज चाइल्ड स्लीपिंग इन, बेसिकली सुपाइन नहीं, प्रोन पोजीशन में होना चाहिए, यहाँ पे आंसर ए नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, चाइल्ड स्लीपिंग इन प्रोन पोजीशन, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, ए नहीं, यहाँ पे चाइल्ड लाइंग इन प्रोन पोजीशन ये करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। सीपीआर लोकेशन इन द इन्फेंट, इन्फेंट में सीपीआर का लोकेशन कहां पर हो जाना चाहिए, यहाँ पे आंसर बेसिकली लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम अगर है तो फिर बेहतर है, अदरवाइज हम लोग बेसिकली लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम ले सकते हैं, पर ऑप्शन में
शायद लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम नहीं था, अगर नहीं था तो फिर हम लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम या लोअर थर्ड, 1/3 तो नहीं, बेसिकली लोअर थर्ड को मान के चलेंगे, लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। सर्जिकल चेकलिस्ट एक्सेप्ट, सर्जिकल चेकलिस्ट में क्या क्या मतलब क्या नहीं आता है, साइन इन, साइन आउट, टाइम इन एंड टाइम आउट। सर्जिकल चेकलिस्ट में 3 बेसिकली चेक पॉइंट्स होता है, एक है साइन आउट, साइन इन होता है, साइन आउट होता है, टाइम आउट होता है, लेकिन टाइम इन का कोई ऑप्शन नहीं है या चेक पॉइंट नहीं होता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फीमेल इन द लेबर जस्ट विथ स्पॉन्टानियस रप्चर्ड मेम्ब्रेन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, अगर कोई लेबर में है और स्पॉन्टानियसली रप्चर हो गया मेम्ब्रेन तो क्या करना चाहिए, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए फीटल हार्ट रेट देखना चाहिए, बी क्वालिटी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड देखना चाहिए, सी चेक कलर एंड ऑर्डर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए फीटल हार्ट रेट हमें देखना चाहिए। Which country is not included in the G20? G20 में कौन सा कंट्री इंक्लूडेड नहीं है, सऊदी अरेबिया, चाइना, पाकिस्तान, कनाडा, तो यहाँ पे आंसर था ऑप्शन सी पाकिस्तान। जो कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं G20 में वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये हो गया 19, साथ में द 20th होता है द यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का नाम है नहीं, तो यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा कि G20 में कौन सा कंट्री इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर होगा पाकिस्तान। क्लीन द मीटर्स ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा, बेसिकली आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए फ्रंट टू बैक, जब फीमेल यूरेथ्रा को हमें क्लीन करना चाहिए तो फ्रंट टू बैक क्लीन करना चाहिए। विच स्टेट नेम वॉज चेंज टू संभाजी, संभाजी नगर, बेसिकली औरंगाबाद का नाम चेंज करके अभी संभाजी नगर बोला जाता है, तो आंसर औरंगाबाद होगा। 5 ml ब्लड स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड, अगर कोई ब्लड स्पिलेज होता है तो इसका करेक्ट आंसर, ये तो हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आंसर होगा 1% हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन एक्यूट रेनल फेलियर, द आंसर इज द स्पिरुनोलैक्टोन। एक्यूट रेनल फेलियर में सारे इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाते हैं, तो स्पिरुनोलैक्टोन का काम है वो क्या करना, पोटासियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स को हम बोल सकते हैं, पोटासियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स। एंड ये पोटासियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स का काम है पोटासियम को रोक लेना, इट विल नॉट अलाउ द पोटासियम टू एक्सक्रेटेड, सो पोटासियम लेवल जैसे ही बढ़ता है तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, सो ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलीयूरिया नॉट अकर इन विच कंडीशन, कौन सा कंडीशन में पॉलीयूरिया नहीं होता, ऑप्शन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक मेलिटस, ये दोनों में तो बेसिकली होता है, एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर ऑप्शन में था तो फिर ये दोनों मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहाँ पे आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइन ऑफ अल्कोहल विड्रॉल, ट्रेमर, वायलेंट बिहेवियर, डिजीनेस, वर्टिगो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशन अकर्स, यहाँ पे ऑप्शन में क्या था मुझे नहीं पता, पर क्वेश्चन ये था ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशन कितना हर्ट्ज से होता है, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप का ट्यूनिंग फॉर्क हो सकता है, 128 हर्ज वाला, 256 हर्ज वाला एंड 512 हर्ज वाला, जो भी आंसर में था, आई मीन ऑप्शन में था, इन तीनों में से कोई भी एक होगा और वो आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो है आफ्टर नॉन स्ट्रेस टेस्ट the nursing officer is looking at the test result. The nursing officer finds that the fetal heart rate increases with each fetal movement. The acceleration lasted 15 seconds and occurred 3 times during 20 minutes test. The registered nurse knows that these results will be repeated as which type of test? Option A, reactive test. Option B, a non-reactive test. C, unsatisfactory test. डी ए नेगेटिव टेस्ट, द करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होता है वो है रिएक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमिंग अंडर द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग, तो 5 मोमेंट्स क्या क्या होता है, और यहाँ से जो 5 मोमेंट्स मैं बताऊंगा, ये 5 मोमेंट्स छोड़ के जो ऑप्शन में नहीं, मतलब और कोई ऑप्शन में होगा तो फिर वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा नॉट कमिंग अंडर 5 मोमेंट्स, तो 5 मोमेंट्स समझ लेते हैं, जो इसके अंदर नहीं है वो करेक्ट आंसर होगा। मोमेंट 1 बिफोर टचिंग द पेशेंट, मोमेंट 2 बिफोर प्रोसीड्योर, मोमेंट 3 आफ्टर ए प्रोसीड्योर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, मोमेंट 4 आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, 5 आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। तो यहाँ पे ये मान सकते हैं 2B एंड 3A करके। 2B मतलब क्या आता है, बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर ए प्रोसीड्योर,
3A मतलब आता है 3A, 3A मतलब 3 आफ्टर, ठीक है ना, 3 बार आफ्टर ए प्रोसीड्योर, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज से हमें क्या पता चलता है, ये कौन सा कंडीशन होगा, तो आंसर इज द टीनिया कार्पोरिस, मतलब बॉडी के अंदर अगर ऐसे लेजेंड्स होता है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या था पता नहीं, पर आंसर यहाँ पे टीनिया कार्पोरिस होगा, ठीक है। टीनिया कैपिटिस मतलब अगर स्काल्फ में मतलब लेजेंड्स होता है तो बोलेंगे टीनिया कैपिटिस, एंड अगर ट्रंक, स्किन और हेयर में होगा तो बोलेंगे, बेसिकली बॉडी में होगा तो कार्पोरिस, ग्रोइन ओरिया में बोलते हैं क्रूरिस, एंड फुट और स्किन में होगा तो पेडिस, एंड अगर नेल में होगा तो अनगुइयम बोला जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ये आइडेंटिफाई इमेज करके जो क्वेश्चन पूछा था वो टीनिया कार्पोरिस का है। गैस्ट्रिक लैवेज शुड नॉट बी डन, गैस्ट्रिक लैवेज कौन सा कंडीशन में नहीं किया जाता, तो आंसर है ऑप्शन ए, केरोसिन पॉइजनिंग में नहीं किया जाता, ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग में एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग में किया जा सकता है। विच ऑफ द सॉल्यूशन कजेस मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू, कौन सा यहाँ पे सोल्यूशन है जो कि फ्लूइड का मूवमेंट ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू तक लेके जाए, ठीक है ना। ब्लड स्ट्रीम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर लेके जाने वाला जो फ्लूइड है, मतलब सोल्यूशन है, वो क्या होगा, ठीक है ना। ब्लड वेसल जैसे डाइल्यूट, हमें पता है जो सोल्यूशन है वो मूवमेंट करता है कहां से कहां तक, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, टू हायर कंसेंट्रेशन। अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन देंगे, वो ब्लड वेसल के अंदर जाके डाइल्यूट करेगा और कंसेंट्रेशन कम होगा, और वो जाके टिश्यू के अंदर फ्लूइड सारे मूव हो सकते हैं। तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन का काम है, जो कि ब्लड को फ्लूइड को ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर उल्टा बोले कि टिश्यू से ब्लड तक लेके आने वाला सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसलिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, 3% NS देते हैं, कौन सा कंडीशन में, सेरेब्रल एडिमा वाला केस में, या जब ICP बढ़ता है, या फिर सेरेब्रल एडिमा वाला केस में हम देते हैं, सेरेब्रल एडिमा वाला केस में जहां पर एडिमा को कम करना चाहिए। तो 3% NS एक क्या होता है, हाइपरटोनिक सलाइन होता है, हाइपरटोनिक। तो ये जाता है किधर, ब्लड वेसल के अंदर, और ये जाके ब्रेन के अंदर जो टिश्यू होता है, ब्रेन के अंदर टिश्यू जो एडिमा होता है, यहाँ से फ्लूइड को निकाल के ब्लड वेसल के अंदर लेके आता है। तो टिश्यू टू फ्लूइड, टिश्यू टू ब्लड वेसल के अंदर लेके आना, या ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके आना, इसका काम है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का काम होता है। तो यहाँ पे जो समझ में आ गया, वो ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू लेके जाने वाला है हाइपोटोनिक, एंड टिश्यू से अगर ब्लड स्ट्रीम तक लेके आए तो फिर ये हो जाता है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू, दैट इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ट्रू अबाउट केएमसी के रिगार्डिंग क्या सही बात है, ऑप्शन ए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज, बिलोंगिंगनेस, बी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज एंड प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, सी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज एंड प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों, स्किन टू स्किन कंटैक्ट जो कि हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करेगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, एंड अर्ली डिस्चार्ज है। दिस आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रिक फीवर डायग्नोज बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट से हम एंट्रिक फीवर को डायग्नोसिस करते हैं, वो है वाइडल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड बी मॉनिटर्ड इफ डिगॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड, अगर डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेवल को चेक करना चाहिए, ऑप्शन है सोडियम, बी पोटासियम, सी कैल्शियम एंड डी मैग्नीशियम। तो डिगॉक्सिन का जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट कम होने पर, दैट इज कॉल्ड पोटासियम, हाइपोकैलेमिया वाला केस में। अगर हाइपोकैलेमिया होगा देन देयर इज रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए बेसिकली हमें पोटासियम लेवल को चेक कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बर्न फॉर्मूला, मतलब बर्न के लिए, बर्न फॉर्मूला नहीं, बर्न में फ्लूइड कैलकुलेट करने के लिए, फ्लूइड जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तब के कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, द आंसर इज पार्कलैंड फॉर्मूला। इसमें क्या आता है कि बेसिकली 4 ml रिंगर लैक्टेट को देते हैं इनटू द बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज इनटू वेट इन केजी, एंड जितना सोल्यूशन आएगा उसका आधा हम फर्स्ट 8 आवर में देंगे और नेक्स्ट हाफ हम नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है 4 ml ringer lactate into weight in kg into percentage of body surface area which is burned. Next question है, in tracheoesophageal fistula which position should be given, option A, head of the bed elevated to 30 degree, जहां पर बेसिकली ICP इंक्रीज होने पर दिया जाता है,
एंड प्रोन पोजीशन एंड साइडलाइन पोजीशन। यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन सी साइडलाइन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन शुड बी गिवन आफ्टर लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के बाद कौन सा पोजीशन दिया जाएगा? ऑप्शन है प्रोन पोजीशन, बी सुपाइन पोजीशन, सी राइट लेटरल पोजीशन, डी लेटरल लेफ्ट लेटरल पोजीशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इज सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू कुबलर-रॉस डब्ड व्हिच कंडीशन कम्स इन स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ठीक है ना, तो होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस ये सारे आते हैं कौन सा कंडीशन में? जब डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन वाला कंडीशन में। तो डिप्रेशन के वजह से क्या होता है? डिनायल, एंगर, एक्सेप्टेंस एंड बार्गेनिंग, ये चारों में से कौन सा होगा? तो आंसर इज ऑप्शन सी, तो एक्सेप्टेंस होगा। A patient has abdominal distension and redness occur, what could be the possible diagnosis? अगर abdominal distension and redness होगा तो कौन सा possible diagnosis होगा? redness तो गैस्ट्राइटिस में नहीं होने वाला, ascites में नहीं होने वाला, liver cirrhosis में भी नहीं होने वाला, तो redness अगर किसी में हो सकता है तो वो peritonitis है। What is the appropriate nursing action for a newborn under phototherapy? अगर कोई न्यूबॉर्न का फोटोथेरेपी चल रहा है तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए रिमूव द आई पैच, बिल्कुल गलत बात है, आई पैच को रिमूव नहीं करना चाहिए। चेंज द पोजीशन ऑफ द बेबी एवरी 4 आवर, नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 to 3 आवर्स के अंदर हर बार हमें पोजीशन चेंज करना चाहिए। एंड ब्रेस्ट फीडिंग एज मच एज पॉसिबल, हाँ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 आवर ना देके अगर 2 to 3 आवर्स के बीच में अगर कुछ दिया तो फिर वो करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग करेक्ट आंसर है। What should be the nurse, I mean what should the nurse educate the mother who is breastfeeding her child? कोई अगर चाइल्ड को मदर ब्रेस्टफीडिंग करा रही है तो फिर हमें क्या एजुकेट करना चाहिए? ऑप्शन है एवरी 3 आवरली ब्रेस्टफीडिंग कराओ, बी व्हेन बेबी क्राइज, सी एवरी 6 आवरली एंड डी व्हेन बेबी स्लीप्स। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दिस इज कॉल्ड डिमांड फीडिंग। डिमांड फीडिंग मतलब जहां पर बच्चा चाहता है वो टाइम पे बेसिकली हमें देना चाहिए, एंड अदरवाइज हमें बिल्कुल एक दिन के अंदर 10 से 12 टाइम्स, 10 to 12 टाइम्स हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। तो ये बन जाता है क्या? हर एवरी 2 आवरली, एवरी 2 आवरली मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इज व्हेन टू रेस्क्यूअर्स आर प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन, जब दो रेस्क्यूअर्स चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, व्हेन शुड दे चेंज देयर पोजीशन, कब वो पोजीशन को चेंज करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन है 3 साइकिल्स, बी 4 साइकिल्स, सी 5 साइकिल्स, डी 6 साइकिल्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 5 साइकिल्स, या फिर यहाँ पे 2 मिनट्स बोल सकते हैं, हर 2 मिनट्स में या 5 साइकिल में चेंज करना चाहिए। Which of the following treatment is given in hyperkalemia एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट हाइपरकैलेमिया में नहीं दिया जाता? ग्लूकोज डेफिनेटली दिया जाता है, ग्लूकोज एंड इंसुलिन, जो कि ब्लड के अंदर पोटासियम को बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ब्लड से लेके सेल के अंदर चले जाते हैं, तो ग्लूकोज एंड इंसुलिन बेसिकली इसलिए दिया जाता है। देन ग्लूकोनेट, ये इंसुलिन का बेसिकली काम है, ग्लूकोनेट को भी दे सकते हैं, पर स्पिरुलिनोलैक्टोन यहाँ पे नहीं देना चाहिए। स्पिरुलिनोलैक्टोन इज पोटासियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, जो कि बेसिकली क्या करेगा, फिर पोटासियम को हमारा बॉडी के अंदर रोक लेगा, बाहर छोड़ने नहीं देगा, तो ये स्पिरुलिनोलैक्टोन का काम है। दिस विल इंड्यूस हाइपरकैलेमिया, इसलिए हमें बिल्कुल ये ड्रग को नहीं देना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नियोनेट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो, नियोनेट में कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है? ऑप्शन है 3:1, बी 2:1, सी 1:3, डी 3:2। द करेक्ट आंसर इज ए 3:1, मतलब कंप्रेशन 90 बार होना चाहिए और वेंटिलेशन 30 टाइम्स होना चाहिए, तो 3:1 हुआ। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन एडल्ट, एडल्ट में पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो आंसर इज ऑप्शन ए नेइजेरिया मेनिंजाइटिस। बेसिकली एडल्ट में ये एपिडेमिक वाला कंडीशन में होता है, एपिडेमिक, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक मेनिंजाइटिस इन एडल्ट इज नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा नहीं कराता, ई कोलाई एंड जीएबीएचएस ये दोनों नियोनेट एंड चिल्ड्रन में कराते हैं। नियोनेट मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन नियोनेट एंड चिल्ड्रन एंड चाइल्ड, तो फिर ये आंसर बन जाएगा जीएबीएचएस एक्चुअली होता है। एंड अगर एडल्ट में एक्चुअल में आंसर होना चाहिए वो न्यूमोकोकल होना चाहिए, न्यूमोकोकस, तो न्यूमोकोकस यहाँ पे ऑप्शन में शायद नहीं था, अगर न्यूमोकोकस ऑप्शन में है तो फिर वो करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो कि एडल्ट में मोस्ट कॉमनली कराते हैं और वो भी एपिडेमिक कंडीशन में। यहाँ पर न्यूमोकोकस होना चाहिए था ऑप्शन में, अगर नहीं है तो फिर नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को हम लगाएंगे करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस इन नियोनेट। नियोनेट में अर्ली सिम्टम क्या होता है मेनिंजाइटिस का? ऑप्शन ए पुअर फीडिंग, बी बल्जिंग फ्रंटनल, सी हेडेक एंड डी हाई पिच क्राई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हाई पिच क्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डोज ऑफ एड्रेनालिन इन एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। तो ये डोज बच्चों में कितना होता है 0.5 mg पर ml, जो कि पर 10,000 क्या मतलब कैलकुलेट किया जाता है 1:10,000 हम बोल सकते हैं 1:10,000। एडल्ट वाला केस में 0.5 mg पर ml या 1000 डोज में हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 1000। बच्चों वाला केस में पर 10,000 एंड एडल्ट वाला केस में पर 1000। Patient has BP 155 per 80 mmHg, pulse 86 and respiratory rate 20. You have administered nitroglycerin IV. अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन को IV दे दिए तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेस्पॉन्स क्या होगा ड्रॉप का? ऑप्शन ए BP 160/70 mmHg, पल्स रेट 98, रेस्पिरेटरी रेट 20, बी BP 140 mmHg, पल्स रेट 80, रेस्पिरेटरी रेट 18। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन बी, क्योंकि अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं वो एक वासोडाइलेटर है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज एनटीसी इज ए वासोडाइलेटर। अगर वासोडाइलेशन होगा वासोडाइलेटर तो फिर क्या होगा बीपी कम होगा, ठीक है ना, बीपी कम होगा। तो बीपी कम होने पर क्या होता है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बीपी थोड़ा ना बढ़ेगा। फिर बीपी यहाँ पे कितना दिया है 155 पर 80 mmHg, तो यहाँ पे 160/70 अगर हुआ तो इसका मतलब ये बढ़ा है 160 मतलब बढ़ गया, तो ये बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बीपी कम होना चाहिए नाइट्रोग्लिसरीन वासोडाइलेटर जो हम बेसिकली देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज ए पेशेंट इज रिसीविंग नॉर्मल सलाइन 0.9, मतलब ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्सिंग ऑफिसर फाइंड्स द CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर इज 18 mmHg। तो ये मैक्सिमम 12 तक जाना चाहिए, ये 18 मतलब बहुत बढ़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन? तो कौन सा एक्शन लेना चाहिए? अगर नॉर्मल सलाइन चल रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर CVP बढ़ता है तो नोटिफाई HCP, स्टॉप इन्फ्यूजन, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी स्टॉप इन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फीमेल हैज प्री एक्लाम्सिया, शी इज रिसीविंग लाबेटालॉल एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है ना, प्री एक्लाम्सिया के लिए सीजर प्रिवेंशन के लिए हम देते हैं बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट, एंड लाबेटालॉल क्या होता है एक बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर, एंड ये बेसिकली क्या करेगा बीपी को कम कराएगा। ठीक है ना। द नर्स चेक्स द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट एंड इट इज 90/60। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर बीपी कम हो जाता है इतना 90/60 हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग है क्या, फॉल्स रीडिंग है क्या, ड्रग ओवरडोज है क्या? लाबेटालॉल और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ इंटरनल ब्लीडिंग एंड फॉल्स रीडिंग, ये तो गलत बात है। ड्रग ओवरडोज की वजह से बीपी कम हो सकता है। लाबेटालॉल एक बीटा ब्लॉकर जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अप टू व्हाट एज द लेंथ ऑफ द चाइल्ड इज मेजर्ड इन लाइंग डाउन पोजीशन। लाइंग डाउन पोजीशन में कितना साल तक हम बेसिकली बच्चे का लेंथ मेजर करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मंथ्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बासल इंसुलिन। बासल इंसुलिन हम बेसिकली इंटरमीडिएट इंसुलिन को बोलते हैं, इंटरमीडिएट इंसुलिन को बोलते हैं। ऑप्शन ए रेगुलर इंसुलिन, बी एनपीएच इंसुलिन एंड सी ग्लूलिसाइन एंड डी डेग्लूडेक इंसुलिन। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट इंसुलिन होता है वो ऑप्शन बी एनपीएच इंसुलिन होगा, एंड वो ही बासल इंसुलिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग डीएमपीए एक्सेप्ट। डीएमपीए के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए इट इज इंजेक्टेबल, बी इट इज इरिवर्सिबल, सी कैन बी यूज्ड इन 15 to 45 years of age। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इट इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 500 ml 5% डेक्सट्रस को एडमिनिस्टर किया जाएगा 5 घंटे के अंदर। व्हाट शुड बी द फ्लो रेट? फ्लो रेट यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे जो ड्रिप रेट होगा वो माइक्रो ड्रिप का मान के चलेंगे, तो माइक्रो ड्रिप कितना हो जाता है 15 हो जाता है। ठीक है ना, ड्रॉप फैक्टर हम जिसको बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का तरीका है कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास है 500 ml इनटू द ड्रॉप रेट कितना हुआ, ड्रॉप फैक्टर वो है हमारा 15 डिवाइडेड बाय जो टाइम कितना हुआ 5 आवर्स, 5 इंटू जो मतलब हमारा मिनट्स में अगर कैलकुलेट करें फ्लो रेट तो फिर हमें 60 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाता है, 5 से अगर काटें तो फिर आ गया 10, तो ये हो गया कितना 150 डिवाइडेड बाय 60 अगर करें, आई मीन सॉरी 6 करें तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा पहले 3 से काट लेंगे तो आएगा 50 एंड देन ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है ना, 25 ड्रॉप्स पर मिनट। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 500 ml
5 से काटे तो ये आ गया 100। दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे 500 इंटू ड्रॉप फैक्टर 15 एंड देन ये आ जाता है हमारा 5 हो गया घंटा और ये हो गया 60 मिनट्स। ठीक है, चलो तो 5 से काट लेंगे तो 100, तो ये 0 to 0 कट गया, ये हो गया 150, तो ये फिर 6 में डिवाइड करें तो 25 हो गया। तो ये 25 पर मिनट हो सकता है, 25 ड्रॉप्स पर मिनट, ये हो गया करेक्ट आंसर फ्लो रेट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारा अभी नया बैच शुरू हो रहा है, तो नया बैच ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अवेलेबल है, एसीसी फॉर नर्सेस एप्लीकेशन, और जल्दी से डाउनलोड करके हमारा बहुत सारे फ्री क्लासेस है वो भी देख सकते हैं। साथ में अगर कॉल करना चाहो फिर मतलब ज्वाइन करना चाहते हो फिर ये वाला नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।